नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुखवीर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुखवीर पीसीएम स्टडी पॉइंट में। और आज से हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का गणित। कक्षा 10 के गणित में पढ़ेंगे दूसरा अध्याय बहुपद के बारे में। बहुपद आपने 9th क्लास में भी अच्छे से पढ़ा होगा। अगर आपने 9th क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम आपको बहुपद बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे बहुपद की परिभाषा क्या होती है, फिर जानेंगे बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जानेंगे बहुपद की परिभाषा क्या होती है। क्या है बहुपद की परिभाषा? ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियां क्या होती हैं? चर राशियां हमारी एक्स वाई जेड यस के रूप में, एक्स वाई जेड के रूप में हो सकती हैं, यस या टी या यू या वी के रूप में हो सकती हैं। चर राशियां केवल ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब क्या? नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी कि मतलब कहना चाहिए ऐसा पूर्णांक होना चाहिए जो ऋणात्मक ना हो। ठीक है, घात के रूप में हो, क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बहुपद कि पी एक्स बराबर a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस an x की पावर n। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक बहुपद का व्यापक रूप है। तो यहाँ पे लिखेंगे जहां a0 कामा a1 कामा a2 कामा a3 कामा a4 कामा डॉट डॉट an, ये क्या है? ये हमारी हैं वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, ये हमारी सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। और n क्या है? n बराबर है ऋणात्मक पूर्णांक। जो घात n है वो क्या है? हमारा ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि इसका मान माइनस में नहीं होगा, प्लस में हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, माइनस में नहीं होगा। और x क्या है? x यहाँ पे एक चर राशि का मान तुम्हारा क्या होता है? बदलता रहता है, लेकिन अचर राशि का मान कभी भी नहीं बदलता है। इनको हम वास्तविक संख्याओं को इनको हम कह सकते हैं अचर राशियां भी कह सकते हैं, बराबर इनको कह सकते हैं अचर राशियां। इनको क्या कह सकते हैं? अचर राशियां। तो ये हमारी बहुपद की परिभाषा हो गई। अब यहाँ पे जानेंगे बहुपद की घात क्या होती है। अब हेडिंग लगाएंगे बहुपद की घात। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि किसी बहुपद में चर राशि की सबसे अधिकतम चर राशि के सबसे अधिकतम घातांक, चर राशि के सबसे अधिकतम घातांक वाले पद को ही बहुपद की क्या कहते हैं बेटे? घात कहते हैं। यानी कि सबसे अधिक घातांक वाला जो पद होगा उसी अधिकतम घातांक वाले को ही हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात से संबंधित एग्जांपल जानेंगे। तो मान लिया बहुपद दे रखा है हमारा कि पी एक्स बराबर क्या दे रखा है? 4x घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हम आपसे कहेंगे कि इसमें बहुपद की घात कितनी है। तो बहुपद की घात निकालें तो बहुपद की घात क्या करेंगे? चर राशि की सबसे अधिकतम घात वाला पद क्या कहलाएगा? इसकी बहुपद की घात। तो यहाँ पे क्या होगा? जब बहुपद की घात कितनी हो गई? 3। तो यहाँ पे चर राशि की सबसे अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो या ऐसे लिख दो, बहुपद की घात बराबर चर राशि की अधिकतम घात। चर राशि क्या लिखेंगे? अधिकतम घात। तो यानी कि बहुपद की घात यहाँ कितनी हो जाएगी? 3। यही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और जान लेते हैं। जैसे कोई बहुपद दे रखा है हमें पी टी बराबर, टी के पदों में दे रखा है
और ये दे रखा है -5 टी की घात 2। अब यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है, तो बहुपद की घात बेटे कितनी है, बहुपद की घात यहाँ पे है बेटे हमारी 2, क्योंकि चर राशि की सबसे अधिकतम घात देखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम यहाँ पे जानेंगे बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद के प्रकार। वैसे तो बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं, पदों की संख्या के आधार पर, घातों की संख्या के आधार पर। अच्छा, पदों की संख्या के आधार पर बहुपदों को हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार, यानी कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद के प्रकार, तो यहाँ पे लिखेंगे बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर पढ़ेंगे। नंबर 1 रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद क्या होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ पे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या है, ax प्लस बी, और a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे चर राशि की घात कितनी है बेटे, घात है 1, तो ये हमारा कहलाएगा रैखिक बहुपद। इसके एग्जाम्पल जान लेते हैं, उदाहरण। क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं हमारे, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दें 2x प्लस 3 x प्लस 5, ठीक है, 2x और y माइनस 5, 2y माइनस 3 आदि क्या है, रैखिक बहुपद है। आदि ये सब कैसे बहुपद है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, अब दूसरा हम जानेंगे द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद क्या होता है कि ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, क्या कहलाता है, द्विघातीय बहुपद कहलाता है। द्विघातीय बहुपद कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप। द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है, ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। ये हो गया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अब यहाँ पे हम कुछ इसके एग्जाम्पल जानेंगे, उदाहरण क्या होते हैं। ठीक है, अब कुछ उदाहरण लिखेंगे। जैसे हमें दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये द्विघातीय बहुपद है। y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3, 2x स्क्वायर प्लस, या ऐसे ले लो t स्क्वायर प्लस माइनस 5t ले लो प्लस 6 आदि, या और भी ले सकते हैं हम x स्क्वायर माइनस 1 आदि। कैसे हैं, द्विघातीय बहुपद हैं। ये सब कैसे बहुपद हैं बेटे, द्विघातीय बहुपद हैं। अब अगला जानेंगे, तीसरा क्या है, त्रिघातीय बहुपद।
त्रिघातीय बहुपद क्या होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो। तो यहाँ पे लिख लो चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिख लो क्या है उसका व्यापक रूप, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसके अगर पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करें तो पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे मान लें 3x³ 3x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 5, ये कैसा है, त्रिघातीय बहुपद है। या हम लिख सकते हैं कि x³ माइनस 8 क्या है, आदि। ये कैसे बहुपद हैं, त्रिघातीय बहुपद हैं। अब चौथा है चतुर्थ घातीय बहुपद। ये हमारे कोर्स में नहीं लेकिन फिर भी हम बताए दे रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 4 हो, उसे हम कहते हैं चतुर्थ घातीय बहुपद। तो इसका व्यापक रूप लिख लो, चतुर्थ घातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे चतुर्थ घातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ax⁴ प्लस bx⁴ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। यहाँ पे भी बेटे a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर a का मान हमारा 0 के बराबर हो जाएगा तो ये हमारा त्रिघातीय बहुपद प्राप्त होगा, चतुर्थ घातीय बहुपद हम इसको नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके भी कुछ उदाहरण हम लिख ले रहे हैं। हालांकि इसका परीक्षा से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो उदाहरण लिख लो, जैसे 3x⁴ माइनस 5x⁴ प्लस 2x² माइनस x अब प्लस 4। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं कि x⁴ माइनस 1 आदि कैसे बहुपद हैं, ये हमारे बहुपद हैं चतुर्थ घातीय बहुपद हैं। यानी कि चतुर्थ घातीय बहुपद का मान क्या होगा, इसमें जो x का मान प्राप्त होंगे वो 4 मान प्राप्त होंगे। द्विघातीय बहुपद में x के 2 मान प्राप्त होंगे, त्रिघातीय बहुपद में x के 3 मान प्राप्त होंगे, और रैखिक बहुपद में x का 1 मान प्राप्त होगा, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, शून्य के नाम से जानते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है बहुपद के प्रकार। अब यहाँ पे जानेंगे बहुपद के शून्यक हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, बहुपद के शून्यक किस पर निर्भर करते हैं, तो बहुपद के शून्यक निर्भर करते हैं कि चर राशि की घात पर। यानी कि बहुपद यदि हमारा रैखिक है तो उसकी चर राशि की घात 1 है, तो वहां पर बहुपद का 1 शून्यक प्राप्त होगा। यदि बहुपद हमारा द्विघातीय है तो वहां पर बहुपद के 2 शून्यक प्राप्त होंगे। यदि बहुपद त्रिघातीय है तो वहां पर बहुपद के 3 शून्यक प्राप्त होंगे। ठीक है, तो बहुपद के शून्यक निर्भर करते हैं कि चर राशि की बहुपद हमारा कितनी घातीय है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम बहुपद के शून्यक के बारे में। तो इसको मिटा दें। अगर इसको आप ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे तो परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर हासिल करेंगे। इतने अच्छे से बहुपद आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा। तो अब यहाँ पे हम हेडिंग लगाएंगे बहुपद के शून्यक ज्ञात करना। ठीक है, बहुपद के शून्यक ज्ञात करना। चलो तो पहले हम बहुपद के शून्यक जानते हैं क्या होते हैं। बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं, यहाँ पे लिखेंगे किसी बहुपद के शून्यक बहुपद की चर राशि। बहुपद की चर राशि क्या होती है, x हो सकती है, y z और भी हो सकती हैं। बहुपद की चर राशि
पर बहुपद की चर राशि की घात पर निर्भर करते हैं। ठीक है, बहुपद की चर राशि की घात पर निर्भर करते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम जानेंगे कि अगर रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एक, क्योंकि यहाँ पे रैखिक बहुपद में x की घात कितनी होती है, चर राशि की घात कितनी होती है? एक घात होती है। अब पहले हम यहाँ पे जानेंगे द्विघातीय बहुपद में, द्विघातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? ये होगी बेटे 2। ऐसे ही हम जानेंगे त्रिघातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3। चतुर्थघातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या 4 होगी। ठीक है, तो ये है हमारे बहुपद के शून्यक। अब यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे बहुपद के शून्यक ज्ञात करना। किसी बहुपद के शून्यक हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये 9th क्लास में बेटे पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि किसी बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए बहुपद का मान शून्य होना चाहिए। कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। अर्थात बहुपद बराबर क्या होगा? 0। बहुपद को मान लेते हैं px का मान क्या होना चाहिए? 0। अगर हमारा बहुपद में चर राशियां x के पदों में दे रखी हैं तो हम px लिखेंगे। अगर बहुपद में चर राशियां हमें y के पदों में दे रखी हैं तो हम py लिखेंगे। अगर बहुपद में चर राशियां z के पदों में दे रखी हैं तो हम उसको pz से लिखेंगे। अगर t के पदों में दे रखी हैं तो उसको हम pt से लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बहुपद का नोटेशन हो गया कि हम इसको बहुपद को px से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए क्या होना चाहिए कि किसी बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद का मान क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हम बहुपद के शून्य निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक रैखिक बहुपद है px बराबर 2x + 5 का शून्य ज्ञात करो। तो हमने शून्य के लिए कंडीशन आपको बताई है। क्या बताइए कि यहाँ पे इसका आंसर निकालेंगे कि बहुपद के शून्यक के लिए या शून्यकों के लिए px का मान क्या होता है? हमारा 0 होता है हमेशा। तो यहाँ पे px की जगह पे क्या रख देंगे? 2x + 5 रख देंगे। तो 2x + 5 बराबर 0। तो 2x बराबर -5। तो x का मान कितना हो गया? -5/2। और यही बहुपद का क्या है? शून्यक है। यही बहुपद का क्या है? शून्यक है। अब यहाँ पे अगर इसके उत्तर की जांच करना चाहो तो उत्तर की जांच भी कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच कैसे करते हैं? तो बहुपद हमारा दे रखा है 2x + 5। x का मान कितना निकला? -5/2। अगर x का मान -5/2 इस बहुपद में रखने पर 0 आ जाता है तो हमारा ये बहुपद x बराबर -5/2 दिए गए बहुपद का शून्यक है। यदि नहीं आता है तो नहीं है। अब इसमें पुट करेंगे x बराबर -5/2। तो px बराबर हो गया 2 और -5/2 और +5। माइनस वाली संख्या को हमेशा बेटे ब्रैकेट में रखते हैं। तो 2 से 2 कट गया। तो px बराबर कितना हो गया? -5 + 5। तो px का मान कितना आ गया है? 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि अतः x बराबर -5/2 दिए गए
बहुपद पी एक्स बराबर 2x प्लस 5 का एक क्या है, एक शून्यक है। क्या है, एक शून्यक है। ठीक है, तो ये हमने निकाला है। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हम और लिख रहे हैं कि बहुपद दे रखा है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के शून्यक ज्ञात करो। तो कैसे शून्य ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, हमने इसका आंसर निकालेंगे। तो बहुपद के शून्यकों के लिए पी एक्स का मान हमेशा क्या होगा, हमारा 0 होगा। ठीक है, तो पी एक्स का मान 0 होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर क्या हो गया, 0। अब यहाँ पे 6 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 3 और 2 हो गए, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे जोड़ने पे कितना आ गया, 5। अगर 3 प्लस 2 को जोड़ेंगे तो योगफल कितना हो गया, 5। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे हम कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे x के कितने भाग बन गए हैं, 2 भाग बन गए हैं। तो एक भाग बन गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, दूसरा भाग बना है 2x प्लस 6। तो पहले भाग से हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 आ गया, दूसरे भाग से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3। पूरे से कितना कॉमन आ गया, x प्लस 3 कॉमन आ गया और यहाँ पे x प्लस 2 बचा। अब यहाँ पे क्या हमें निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं। तो एक बार टेक करेंगे कि x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया, -3। एक बार टेक करेंगे कि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। तो अतः बहुपद के शून्य क्या क्या हो गए हमारे, x बराबर हो गया -2 -3, और यही हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जानेंगे बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो इसका जो हम ग्राफ के द्वारा निकालेंगे कि मतलब कहना चाहिए किसी बहुपद के कितने शून्यक प्राप्त होंगे, उसको ग्राफ में प्लॉट करके कैसे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है, तो माना हमने ले लिया एक रैखिक बहुपद ले लिया। कौन सा ले लिया, रैखिक बहुपद ले लिया है। पी एक्स बराबर क्या ले लिया है, 3x प्लस 4 ले लिया है, और इसी को हम क्या मान लेते हैं, ये y बराबर क्या मान लिया हमने, y। तो y बराबर क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 4। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, y। तो x यहाँ पे स्वतंत्र चर राशि है, y क्या है, परतंत्र चर राशि, यानी कि y का मान x के मानों पर निर्भर करता है। ठीक है, x का मान y के मानों पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर y क्या है, परतंत्र चर राशि है, और x क्या है, स्वतंत्र चर राशि। इसको आप फर्स्ट ईयर में जब जाएंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने लिया है एक रैखिक बहुपद 3x प्लस 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक बार चलो इसकी थोड़ी छोटी सी टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया है बेटे, ये x का मान है, x होगा, ये y बराबर होगा 3x प्लस 4। तो एक बार हमने क्या किया, y का मान हमने क्या लिया, 0 ले लिया। तो y का मान 0 लेंगे, तो अब y का मान 0 ले लिया तो ये होगा 3x प्लस 4, अर्थात 3x बराबर -4। तो x का मान कितना आ जाएगा, -4/3। तो ये मान आ गया x का मान -4/3। ठीक है, अब एक बार क्या ले लिया हमने, एक बार ले लिया x को हमने क्या ले लिया, 0। अब एक बार जब हम x को 0 ले लेंगे तो y कितना मिलेगा, तो जब x को हम 0 रखें तो y बराबर 3x प्लस 4 में रखो, तो y बराबर इसको 0 हो गया। तो जब 3 गुणे 0 प्लस 4, तो y का मान कितना आ गया, 4। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बिंदु आ गए हमारे निकल के। एक आ गया है कौन सा, यहाँ से जो बिंदु निकला है, एक बिंदु निकलेगा, क्या निकलेगा, -4/3 0, और दूसरा बिंदु निकलेगा और 0,4। अब इसको देखो ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे, ये हम आगे जानते हैं। अब यहाँ पे बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है,
इधर निगेटिव दिशा होगी एक्स अक्ष की, इधर वाई अक्ष की निगेटिव दिशा होगी। ये हो गया हमारा मूल बिंदु। तो यहाँ पे कितना है, अधिकतम 4, तो 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 बराबर खानों में बांट लो, 1 2 3 और यहाँ पे ये 4, ठीक है। तो थोड़ा और ऊपर बढ़ा दो इसको, ऐसे इसको नीचे थोड़ा और बढ़ा लो, 1 2 3 और 4, ये वाई डैश है। अब यहाँ पे पहला बिंदु क्या है, -4/3, 0। तो 4/3 इसको अगर करना चाहिए 3 से भाग करें 4 को तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम करने चलो 3 से भाग करो 4 के लिए, तो 3 एकम 3, 1 पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, 3 3 9, तो 1.33 आता रहेगा। यानी कि ये जो मान है 1.33 1.5 से क्या है, छोटा है। तो यानी कि जो 4/3 -4/3 हमारा मिलेगा, किस पे मिलेगा, एक्स, तो एक्स डैश पे मिलेगा। तो यहाँ पे मिलेगा हमारा कितना मिलेगा बेटे, ये मिल गया है बिंदु -4/3, 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 0,4, तो 0,4, 0 किधर है, एक्स अक्ष पे तो 0 है, और वाई पे कितना चलेंगे हम, 4, तो 1 2 3 4, ये हमें मिल गया है। तो यहाँ पे मिला हमें 0,4। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करें, लाइन को क्या करेंगे, मिला देंगे। हमने क्या किया, इस लाइन को हमने क्या किया, मिला दिया। तो यहाँ पर एक हमें क्या मिली, ये एक सरल रेखा प्राप्त हुई। ये कैसी रेखा है, ये है बेटे सरल रेखा। अब हमें निकालना है कि इसका शून्य -4/3 होगा या 4 होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक्स अक्ष पर बिंदु कौन सा स्थित है, -4/3, 0। तो जो एक्स अक्ष पर बिंदु स्थित होगा वही इस बहुपद के क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे। हमें वाई अक्ष से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर बिंदु कौन सा है, एक्स अक्ष पर बिंदु हमारा कौन सा मिला, -4/3, 0। अब हमें निकालना क्या है, इसका कितने शून्य प्राप्त होंगे, कौन सा शून्य होगा, -4/3 ही इसका शून्य होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः -4/3 ही बहुपद px बराबर 3x + 4 का एक क्या है, शून्य है, ठीक है। 3x + 4 का एक क्या है, शून्य है। तो यहाँ पे लिख दो अतः x बराबर क्या लिखते हैं, -4/3। तो यही हमारा क्या आ गया, बहुपद का शून्य निकल के आ गया। तो ग्राफीय विधि से हम इस प्रकार से बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करेंगे, और इनकी संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे वो हम इस ग्राफ में हमने जाना है। तो एक्स अक्ष पर कितने कटान बिंदु हैं, तो एक ही तो कटान बिंदु है बेटा हमारा। जब एक कटान बिंदु है तो इस बहुपद के कितने शून्य होंगे, एक। अगर एक्स, अब वाई अक्ष से मतलब नहीं है, वाई अक्ष से मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, एक्स अक्ष से, क्योंकि जो बहुपद का मान दे रखा है वो एक्स के पदों में दे रखा है। तो हमें मतलब किससे होगा, एक्स अक्ष से होगा, ठीक है। अगर वाई के पदों में दे रखा होता तो हमें वाई से मतलब होता। तो यहाँ पे बहुपद की कंडीशन क्या दे रखी है, ये आपको देखना है ध्यान से। तो यहाँ पे बहुपद कंडीशन दे रखी है एक्स के पदों में। तो हमने क्या किया, एक्स अक्ष पर कितने कटान बिंदु हैं, एक ही तो कटान बिंदु है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद का शून्य कितना होगा, एक शून्य होगा। कौन सा शून्य होगा, -4/3, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्राफीय विधि से बहुपद के शून्यकों की संख्या तथा बहुपद के शून्यकों को ज्ञात कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल है कि नीचे दी गई आकृति में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर px, यानी कि यहाँ px का एक बहुपद है। ग्राफों में प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या निकालनी है। हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। कि पहला ग्राफ आपका ये हो गया है, दूसरा ग्राफ ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये, छठा ये है। और ये 1 नंबर में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो हमने बताया था अभी कि जब हमें दे रखा हो y बराबर px, यानी कि जो हमारा कटान बिंदु होगा वो हमें कहाँ पे मिलना चाहिए, एक्स अक्ष पे मिलना चाहिए। अगर एक्स अक्ष पे जितने कटान बिंदु मिल रहे हैं तो वही उसके उतने क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे,
शून्यक कितने हो जाएंगे? शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या कितना कटान बिंदु है x अक्ष पर? एक ही तो कटान बिंदु, तो शून्यकों की संख्या हो गई हमारी एक। तो इसके लिए शून्य की संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पे लिख दो, चलो यहाँ पे एक और एक दो कटान बिंदु है बेटे दूसरे में, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? इसके लिए यहाँ पे लिख लेना 2। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 2। ठीक है, यहाँ पे निकालेंगे तो तीसरे के लिए, तो यहाँ पे कितने x अक्ष पे कटान बिंदु है? तो एक कटान बिंदु, दो कटान बिंदु और तीसरा कटान बिंदु ये है, तो 3 कटान बिंदु है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो गई है? 3। अब यहाँ पे देखते हैं x अक्ष पे कितने कटान बिंदु है? तो एक ही कटान बिंदु है बेटे, तो यहाँ पे शून्य की संख्या कितनी हो गई है? 1। इसको आप नोट कर लेना सही से। अब यहाँ पे देखते हैं कि x अक्ष पर कितना कटान बिंदु है? तो एक ही कटान बिंदु है x अक्ष पर, यानी कि टच कर रहा हो, यानी कि स्पर्श कर रहा हो या x अक्ष को काट रहा हो, तो वो उसका क्या कहलाएगा? शून्य की संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पे एक जगह पे स्पर्श कर रहा है, तो इसमें शून्य की संख्या कितनी हो गई? 1। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस वाले चित्र में ग्राफ में, तो 1 2 3 4, तो कितने कटान बिंदु हैं x अक्ष पे? x अक्ष पे कितने कटान बिंदु हैं? तो 4 कटान बिंदु हैं, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई है? 4। तो इस प्रकार से हम ग्राफ की सहायता से शून्यकों की संख्या को हम ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज में 2 पॉइंट। अब ये है एक्सरसाइज हमारे 2.1 का पहला सवाल, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो इसको आप बना लेंगे, फिर हम बताते हैं इसमें शून्यकों की संख्या को हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। 2.1 का पहला क्वेश्चन, ये हमारे पहले क्वेश्चन की आकृतियां बनी हुई हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो पहला क्या है कि x अक्ष पर कितने कटान बिंदु हैं? कोई कटान बिंदु है? तो x अक्ष पर कोई भी कटान बिंदु नहीं है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पे हमारी बेटे क्या हो जाएगी? यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरे में x अक्ष पे कितने कटान बिंदु हैं? तो एक कटान बिंदु है, तो यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी हो गई है? 1। ठीक है, अब तीसरे में बढ़ते हैं तो x अक्ष पे कितने कटान बिंदु हैं? तो 1 2 और 3, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या जितने कटान बिंदु हैं तो उसके इसके कितने होंगे? शून्य प्राप्त होंगे। यहाँ पे शून्यकों की संख्या हो गई है 3। अब यहाँ पे x अक्ष पे कितने कटान बिंदु हैं? तो माइनस की दिशा में x अक्ष की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम देखेंगे x अक्ष पे कितने कटान बिंदु? तो 1 और 1 2, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई है? 2। अब इस वाले ग्राफ में देखते हैं तो इसमें शून्य कितने कटान बिंदु हैं x अक्ष पर? तो 1 2 3 और 4, तो x अक्ष पर कितने कटान बिंदु हैं? 4 कटान बिंदु हैं। तो x अक्ष पर जितने कटान बिंदु हैं तो उतने उसकी क्या हो गई? शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? यहाँ पे 4 शून्यकों की संख्या हो गई। कितने शून्यकों की संख्या हो गई है? 4। अब लास्ट वाले में बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखो 2 जगह तो ये स्पर्श कर रहा है, तो ये भी इसका एक कटान बिंदु ही, हमने क्या बताया था, चाहे तो स्पर्श करे या उसको x अक्ष पर किसी में काटे किसी बिंदु पर। तो यहाँ पे एक कटान बिंदु ये है, दूसरा ये स्पर्श कर रहा है, ये भी कटान बिंदु ही लिया जाएगा और ये भी हमारा कटान बिंदु ही लिया जाएगा। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई है? 3। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये हमारी 2.1 एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट किया है। अगले वीडियो में हम 2.2 को कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि बहुपद अब आपको बड़ा सिंपल लगने लगा होगा। ठीक है, 9th में आपने बहुपद नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे 10th में आप पहले कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, उसके बाद क्वेश्चन को लगाओ, तो आप सवालों को अच्छे से हल कर सकते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते नहीं, सवाल लगाने लगते हैं, फिर कहते हैं कि हमें गणित समझ में नहीं आती है। तो गणित बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, इसके पहले कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, इसके सूत्र क्या हैं, तो इन सबको समझने के बाद ही गणित को लगाओ। तो गणित बहुत ही सिंपल विषय है, गणित से ज़्यादा सरल कोई विषय नहीं है। अगर आपने इसके सूत्र को, इसका मेथड समझ लिया, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो मैथ बहुत सरल विषय है। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।